हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना का जो संक्रमण दर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो फिर क्या वो वैक्सीन से कुछ प्रॉफिट हुए या नहीं हुए, उसके क्या इफेक्ट हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वैक्सीन कोविड-19 जो वैक्सीन के बाद भी संक्रमण दर बढ़ने के कुछ मुख्य कारण हैं, और सबसे पहले उन मुख्य कारणों को देखेंगे। क्या है कि अभी जो है कोविड जिस रेट से बढ़ रहा है और जैसे न्यूज़ चैनलों में दिखाए जा रहे हैं, वैसे तो लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन लग सकती है। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि वो कोविड वैक्सीन लिए हैं, फिर भी जो है कोविड में का खतरा उनके ऊपर है या नहीं है। और फिर अगर ये दर बढ़ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों के पास ये जा रही है जो वैक्सीन ना लिए हों। तो इसके पहले इफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन जैसे फाइजर, मोडेर्ना या कोविशील्ड इन्फेक्शन को रोकने में काफ़ी हद तक इफेक्टिव है, लेकिन ये 100% सुरक्षा नहीं देते। वैक्सीन एफिशिएंसी क्लिनिकल ट्रायल में 80 से 95% तक ही दिखाई गई है, पर रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो सकती है, खासकर नए वेरिएंट्स के खिलाफ। समय के साथ वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ सकती है, और वेनिंग इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, स्टडीज दिखाते हैं कि 6 महीने बाद इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन इफेक्टिवनेस 20 से 30% तक घट सकती है, खासकर ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स के लिए। और नया जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसका जो उद्भव हो रहा है उसमें देखेंगे सार्स कोविड-2 वायरस में म्यूटेशन के कारण नए वेरिएंट जैसे डेल्टा ओमिक्रॉन या उनके सब वेरिएंट जैसे JN1 KP2 उभरते हैं, जो वैक्सीन के खिलाफ थोड़ी कम सेंसिटिव हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन इफेक्टिवनेस सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के लिए 50 से 70% तक होती है, जबकि पुराने वेरिएंट्स के लिए ये 90% से ज़्यादा थी। यहाँ नए वेरिएंट्स ज़्यादा कॉन्टेजियस होते हैं, जैसे संक्रमण दर बढ़ सकता है भले ही वैक्सीन लिया हो या ना लिया हो। उसके बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के द्वारा देखें तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये अक्सर माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, पर ये संक्रमण दर को बढ़ा सकते हैं। स्टडीज के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन होने पर भी सीवियर डिजीज या हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क काफ़ी कम होता है। अगर कम्युनिटी में वायरस का सर्कुलेशन हाई और लो मास, सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे प्रिवेंटिव मेजर नहीं फॉलो करते हैं तो संक्रमण दर बढ़ सकती है। वैक्सीन अकेली ट्रांसमिशन को पूरी तरह नहीं रोक सकती है जब तक कम्युनिटी लेवल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी ना हो। वैक्सीनेशन रेट्स भी मैटर करती है। अगर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ऑन वैक्सीनेटेड है तो वायरस स्प्रेड होता रहता है। बूस्टर डोजेज इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है, खासकर नए वेरिएंट्स के खिलाफ। स्टडीज दिखाते हैं कि बूस्टर डोज के बाद इन्फेक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन 70% तक और हॉस्पिटलाइजेशन के खिलाफ 89% तक हो सकती है, लेकिन ये भी समय के साथ काम होती है। अगर लोग बूस्टर डोजेज नहीं ले रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, जिससे संक्रमण का रिस्क बढ़ता है। एक स्टडी में 2024 और 25 के अपडेटेड कोविड-19 वैक्सीन ने इन्फेक्शन के खिलाफ 54% प्रोटेक्शन दिया, लेकिन यह प्रोटेक्शन नए वेरिएंट जैसे कि XCC के साथ भी काम करता है। नर्सिंग होम्स में अप टू डेट वैक्सीनेटेड इन्फेक्शन के खिलाफ 31.2% इफेक्टिव थी। इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस डेल्टा वेरिएंट्स के लिए 39% तक घट गई थी, जब डेल्टा प्रीडोमिनेंट था। रेगुलर बूस्टर डोज लेने से प्रोटेक्शन बढ़ सकती है, और उसके बाद मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीनिक मेंटेन करना ज़रूरी है, खासकर हाई ट्रांसमिशन एरिया में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वैक्सीनेटेड होना वायरस स्प्रेड को कम करता है, और नए वेरिएंट्स पर नज़र रखना और वैक्सीन को अपडेट करना ज़रूरी है। तो ये थी हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आखिर जो लोग वैक्सीन लिए हैं उनके लिए भी खतरा बढ़ रहा है, जो नहीं लिए हैं उनके लिए भी खतरा बढ़ रहा है, और डेली जो है इनका जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जो वैक्सीन लिए हैं उन पे क्या असर पड़ता है और जो नहीं लिए हैं उन पे क्या असर पड़ता है। और वीडियो आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।